सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो एनसीईआरटी की समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। 6, 7, 8 की कंप्लीट आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की वीडियोस हमने स्टार्ट कर दी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 और 3। 15 से 20 मिनट के वीडियो होंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिएगा। ये जो एनसीईआरटी है ये अपडेटेड एनसीईआरटी से हम चीज़ों को आपको करा रहे हैं क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा 2024 में होगी। 2023-24 के लिए पुस्तकें अपडेट की गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई ऐड की गई हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर हटाई भी गई हैं। लास्ट वीडियो में आपने पहले चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या बातें कही जा रही हैं। और इसके अलावा अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसकी हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। देखिए, पिछले अध्याय में हमने आपको विविधता के बारे में पढ़ाया था। इसके अलावा लद्दाख और केरल के बारे में बताया था कि लद्दाख और केरल की क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर इस पेज में आपके लिए पेपर के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि संसार में मुख्य धर्म कितने हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो कूट बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाएं बोली जाती हैं और कितने धर्म हैं। तो 8 धर्म हैं और 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, खाली स्थान देकर के भी प्रश्न पूछ सकता है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। पूर्वाग्रह के बारे में आप जानते होंगे, किसी भी प्रकार का जो भेदभाव होता है मेल फीमेल में, वो पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पहले से धारणाएं चली आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शहरी लोग और ग्रामीण लोगों के बारे में दिया गया है, क्या अंतर है। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ग्रामीणों की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और 12 से 14 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ से कोई खास प्रश्न बनने वाला नहीं है। पूर्वाग्रह का मतलब आप जानते ही होंगे। आइए देख लेते हैं पूर्वाग्रह का मतलब यहाँ पर क्या है। कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो ये पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। इस चैप्टर में भीमराव साहब अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उससे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। देखिए, भेदभाव कब होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तब कहीं ना कहीं भेदभाव दिखने लगता है। यहाँ पर दलित शब्द की परिभाषा दी गई है, इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है दबाया गया। ठीक है, तो ये आप परिभाषा के रूप में, इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में जान लीजिएगा। दलित का मतलब क्या हुआ, दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलितों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो प्रश्न बन सकता है कि दलित को सरकार के द्वारा किस जाति के अंतर्गत रखा गया। हालांकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं, बट कई बार एक जैसे कई ऑप्शन दिखते हैं तो कंफ्यूजन बन जाती है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनुभव कब हुआ इस प्रकार का। तो ये 9 साल के थे और 1901 में। और कहाँ गए थे ये, महाराष्ट्र में एक गांव है कोरेगांव। कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे।
तो ध्यान रखना है आपको। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया, 1 घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर पूछने आया, उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर से हमने पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। महार क्या होता है? तो बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के से रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। खैर, यहाँ से भी कुछ खास क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके जन्म और मृत्यु की डेट भी आपको ध्यान रखनी है। इसी लाइन से पूछ सकता है कूट बना करके कि निम्नलिखित में से कौन से कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित सत्य हैं या सही नहीं है या गलत हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है। गूगल पे आपको कुछ भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत कई बार डेटा गलत दिया होता है। तो इनका जन्म 1891, इनकी मृत्यु 1956। कहा जा रहा है संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि दलितों के सबसे बड़े नेता निम्नलिखित में से कौन हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। तो ये ध्यान रखना है कि ये वकील बनने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। ऑप्शन दे देगा अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या फिर भारत ही दे देगा। तो ध्यान रखना है आपको। जब आप पढ़े नहीं होंगे ना, अभी ऐसा आपको लग रहा है कि ये सब बहुत चीज़ें आसान हैं, लेकिन जब 4 ऑप्शन आते हैं और अगर आपने पढ़ाई की नहीं है, रिवीजन नहीं किया है, निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। कहाँ गए थे ये वकील की पढ़ाई करने के लिए, वकालत के लिए? इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जात व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे चल करके कौन से धर्म को अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर कोई भी ऑप्शन दे सकता है, शैव धर्म दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। आगे कहा जा रहा है, इस वाले पेज में भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। आगे कहा जा रहा है यहाँ पर दलितों के अलावा अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपसे सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। इसी को आप कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, यानी अधिगम के साथ साथ अध्ययन के साथ साथ ही आपका मतलब आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ ही आपका असेसमेंट यानी मूल्यांकन किया जा रहा है, तो आकलन किया जा रहा है। वही इसका ये एग्जाम्पल है कि एनसीईआरटी की किताबों में साथ साथ दिया रहता है। अब बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया।
हम सभी को एक भारतीय रूप में, यहाँ पर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, तो ज़्यादा आपका समय नहीं खराब करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर देखिएगा, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपकी परीक्षा में पूछा जा सके। हाँ, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये 3 शब्द नए कौन कौन से जोड़े गए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। न्याय की अगर हम बात करें तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि न्याय कितने प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समानता। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में इतना ही था, लेकिन एक और चैप्टर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब तक अगर आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से, पढ़ाने समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 है सरकार क्या है। ठीक है, आपने सरकार सुना होगा कि ये सरकार, वो सरकार, सरकार बदल रही, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, ये वाली सरकार ने अच्छा काम किया, इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें बहुत सारे पेज हैं, प्रश्न आपकी परीक्षा में कहाँ से बन सकते हैं उसको हम फटाफट से सॉर्ट आउट करके आपको बताने वाले हैं। देखिए सरकार जो है, इससे संबंध आपका आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। आपकी परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से सरकार के कार्य हैं या कौन सा कार्य सरकार का नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना और देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। ठीक है, इसके अलावा जब कोई प्राकृतिक विपदा है जैसे सुनामी या भूकंप, तो सरकार पीड़ित लोगों की सहायता करे। ये सरकार के कार्य हैं। अगर कोई विवाद हो, कोई अपराध हो, तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का अंग है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों, जैसे संसाधनों के नियंत्रण, जैसे आपके पास मतलब जैसे जल है ना, लाइट है, इनका एक लिमिट में अगर प्रयोग किया जाएगा तो ये लंबे समय तक चलेगा, वरना एक समय ऐसा आएगा कि जल खत्म हो जाएगा, है ना। और जल से ही बिजली बनती है और बिजली से आजकल सभी चीज़ें बिजली पर ही डिपेंड है, विद्युत पर, लाइट पर। चलिए, उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में लागू रहने वालों पर उन्हें लागू करती है। देखिए यहाँ पर रेलवे कुछ काम दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, ये जो है सरकार के अंग हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। सरकार के स्तर की अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, है ना, और स्थानीय स्तर पर आपकी नगर पालिका वगैरह होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब हुआ आपके गांव में जो प्रधान हो गए, है ना, पंचायत हो गए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखेगा, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक है, मानचित्र में आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है, जैसे केंद्र की सरकार, है ना। राज्य की सरकार, हर राज्य में जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी की सरकार हो। और केंद्र में देखते हैं आप कि जो सरकार होती है उसके बारे में हम और डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पर जितनी जानकारी दी गई है उतना ही हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। आगे कहा जा रहा है कि आप आगे चल करके पढ़ेंगी, तो आगे आप पढ़िएगा। चलिए, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है,
है ना, महाराष्ट्र के उत्तर में कौन है, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ये, और इधर ये हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। तो प्रश्न बन सकता है कि अरब सागर के तटीय मतलब कौन से राज्य हैं, हिंद महासागर से तटीय कौन से राज्य हैं, बंगाल खाड़ी कौन से राज्य हैं, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रशासनिक आई थिंक दिया गया है मैप। ठीक है, हाँ डिटेल से इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं सरकार और कानून। तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानना होता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा या जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं सरकार के प्रकार पर। तो सरकार को निर्णय लेने, कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, आइए देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, लोकतंत्र मतलब लोगों का ही शासन। ठीक है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है। ठीक है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान क्यों लगाया जाता है, आप सबको पता होगा, ताकि वो किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं कर सके। कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये आप नहीं जान सकते, इसलिए सब कुछ आपको पढ़ना है। अब इतने बुक में मतलब ये इस पेज में 2 से 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ऐसे हम देख रहे हैं तो कहानी की तरह लग रहा है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखेंगे जूम करके तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, जोर शोर से मांग उठाई। अब प्रश्न बनता है, पूछा भी गया है कि यंग इंडिया पत्रिका किसकी है। ठीक है, तो ये है गांधी जी की। और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। पूछ लेगा कि ये कथन किसका है या किस पत्रिका से लिया गया है, किस पत्रिका में लिखा गया है, कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सरकार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। यानी महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए शुरुआत कहाँ से होती है, प्रथम विश्व युद्ध से। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सरफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सरफ्रेज मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो ये महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किया गया संघर्ष है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। सरफ्रेज का मतलब भी आपसे पूछ सकता है कि सरफ्रेज मूवमेंट में सरफ्रेज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। सरफ्रेज का मतलब वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इसके अलावा क्या हुआ आगे इंपॉर्टेंट है, वैसे हम सोच रहे थे इसको स्किप कर दें, लेकिन आगे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है। इस तरह की महिलाओं को निर्णय में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए इसलिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर
प्रदर्शन किया। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बन रहा है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920। इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कब मिला? 1928 में मिला। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर होमवर्क दिया गया है कि 33-34 मानचित्र देखिए और भारत के पड़ोसी देशों के नाम जानिए, केंद्र शासित जो हमने आपको बताया था। अब उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे कि सरकार क्या है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। इसी तरीके से देखिए महिला मताधिकार से प्रश्न बन सकता है, क्या उपलब्धि थी, कैसे उनको वोट मिला। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपके कितने 3 चैप्टर, 1 2 3 चैप्टर कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट लाएंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर पार्ट 1 का लिंक लगा देंगे, यहीं से आप क्लिक करके देख लीजिएगा।